नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट वे क्लासेज पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुटल लॉ, यानी जो एम्पियर सर्कुटल लॉ है, एम्पियर का परिपथीय नियम है, उसके एप्लीकेशन देखने वाले हैं, उसके कहाँ कहाँ उपयोग हैं। इसमें पहला एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, यानी कि सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड, कोई एक वायर है सीधा लंबा जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, इन्फिनिटी लंबाई है, और उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो फाइंड आउट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि कोई सीधा लंबा कोई एक धारावाही चालक तार दिया हुआ है, हमें कोई धारावाही चालक तार दिया हुआ है, जैसे ये मान लिया मैंने, ये कोई एक तार है, सीधा लंबा धारावाही चालक तार, ये तार है जिसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है, इसके अंदर आई धारा प्रवाहित हो रही है इस वायर के अंदर। तो इस वायर के कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इससे किसी डिस्टेंस एस पर या किसी डिस्टेंस आर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे निकालेंगे, वो निकालते हैं हम एम्पियर के सर्कुटल लॉ से। एम्पियर का जो परिपथीय नियम है वो क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था, वो है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो रेखीय समाकलन है बी डॉट डी एल, वो किसके बराबर है, म्यू नॉट इंटू समेशन आई। यहाँ पर जो आई है करंट है, वो जो सर्कुलर लूप लेते हैं हम, यानी एम्पियर लूप लेते हैं, उसके अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो है समेशन आई। और एक चीज ये इसके अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो केवल करंट पर ही डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर और किसी चीज पर डिपेंड नहीं करेगा। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो एम्पियर नियम यूज करना है। तो एम्पियर नियम यूज करने के लिए सबसे पहले एम्पियर्स लूप मानेंगे। तो एम्पियर लूप कौन सा लेंगे इसके अंदर, अब ये पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से आर है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब एम्पियर लूप लेंगे तो वो इस तरह से लिया जाएगा, एक सर्कल के अंदर इसके चारों तरफ। ये जो लूप लिया है हमने, इसके जो प्रत्येक पॉइंट है उसकी यहाँ से जो डिस्टेंस है वो समान है, तो कुछ इस तरह से हमने लूप ले लिया, ठीक है। इसके बाद में हमें ये यूज करना है बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। अब इसके बाद क्या करेंगे कि एक अल्पांश लेंगे, जैसे यहां पर डी एल अल्पांश ले लिया, सबसे पहले हमें अल्पांश लेना है। क्यों, ये तो बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो रेखीय समाकलन है, सबसे पहले ये पॉइंट लिया मैंने P, इस पर एक अल्पांश ले लिया dl, ठीक है, एक dl अल्पांश ले लिया। अब इस dl अल्पांश ले लिया, या इस पॉइंट पर हम बात करें तो हम देखते हैं कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसकी डायरेक्शन किधर होगी। तो ये वायर है, स्ट्रेट वायर है लॉन्ग, इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो इसको मैं जो अपना दायां हाथ है इससे पकड़ूंगा, अंगूठा है ना वो करंट की दिशा में है, तो ये जो अंगुलियां कर्ल हो रही है ना, उस डायरेक्शन वो किसको बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड को। यानी कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो इस पॉइंट पर अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। यानी ये जो मैंने जो एम्पियर लूप लिया है वो कुछ इस तरह से है, एम्पियर लूप इस तरह से है। इस पॉइंट पर बात करूं तो यहां पर जो बी है उसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इसके चारों तरफ है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो चारों तरफ है इस तरह से। और इसके किसी पॉइंट पर हम बात करें तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है, और हम जो dl ले रहे हैं उसकी डायरेक्शन भी अंदर की तरफ ही ले रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हमने मान लिया इस अल्पांश के कारण यहां पर एम्पियर लॉ लगाएं तो क्या होगा, एम्पियर्स लॉ होगा b डॉट dl एक पूरे अल्पांश के लिए इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। अब इसके केवल मैग्नीट्यूड इसकी बात करें हम तो देखो B है ना, B इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ, और जो हमने dl लिया है उसकी डायरेक्शन भी किधर है, अंदर की तरफ। यानी कि जो B और dl है उसके बीच में जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे B
वेक्टर का मैग्नीट्यूड dl कोस थीटा, ये जो एंगल है ना थीटा, वो b और dl के बीच का एंगल है, जो कि यहां पर कितना है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। ये आई क्या है, आई है जो एम्पियर लूप लिया है ना हमने, उसके अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है टोटल, उसका बीजगणितीय योग। तो यहां पर आई करंट फ्लो हो रहा है, इस लूप के अंदर से आई करंट फ्लो हो रहा है, तो यहां पर आई आ गया। ठीक है, अब यदि एंगल है वो 0 डिग्री है यहां पर, तो कोस 0 की वैल्यू 1, तो ये कितना हो गया, b मैग्नीट्यूड dl कोस थीटा 1 हो गया म्यू नॉट i। अब देखें, अब ये जो b है वो तो कांस्टेंट है हर पॉइंट पर, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट है, तो इसको मैंने b बोल दिया, बाहर ले लिया, ये हो गया dl इक्वल टू म्यू नॉट i। अब जो dl है वो क्या हो जाएगा, dl पूरा कितना हो गया, अब ये dl है, dl मतलब टोटल इंटीग्रेशन करेंगे, इसको टोटल जोड़ेंगे तो वो इस सर्कुल जो सर्कल बन रहा है उसकी परिधि के बराबर ही तो होगा। तो जो dl है वो कितना आएगा, इसको यहां पर लिखें, ये हो गया b इंटू dl हो गया 2 पाई r, 2 पाई इंटू इसकी जो रेडियस है वो r है इक्वल टू म्यू नॉट i। तो हमें b फाइंड आउट करना है, तो b कितना आ जाएगा, म्यू नॉट i डिवाइड बाई 2 पाई r। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किसी पॉइंट p पर, मतलब इससे किसी डिस्टेंस r पर मैग्नेटिक फील्ड उसका मैग्नीट्यूड होगा b इक्वल टू म्यू नॉट i डिवाइड बाई 2 पाई r। किसी इस वायर से किसी डिस्टेंस r पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसका मैग्नीट्यूड ये। अब हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन पहले हम देख चुके हैं कि जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो दाएं हाथ के नियम से देखेंगे तो वो कर्ल किधर हो रही हैं अंगुलियां, यदि अंगूठा है वो करंट की डायरेक्शन को बता रहा है और जो अंगुलियां हैं वो कर्ल करेंगे तो वो किसकी डायरेक्शन को बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो कुछ इस तरह से, तो ये हो गया इस वायर के कारण सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है वो हमने फाइंड आउट किया। इसके बाद में जो दूसरा एप्लीकेशन है ना वो हम देखेंगे कि थिंक वायर, यानी कोई एक सिलेंड्रिकल वायर है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है वो देखेंगे। तो दूसरा जो एप्लीकेशन है ना वो क्या है इसके अंदर, वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग वायर, यानी कि कोई एक वायर है हमारे पास, सिलेंड्रिकल वायर है जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो कितना होता है, वो कैसे निकालेंगे, उस वो दूसरा इसका एप्लीकेशन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वो देखो, जैसे ये हमारे पास एक वायर है, सिलेंड्रिकल वायर है, इसका मतलब इसकी कुछ रेडियस है और लॉन्ग वायर है, ठीक है, लॉन्ग, इसकी कुछ रेडियस भी है, ये इसकी अक्ष है। इस रेडियस को मैंने मान लिया r, इसकी जो रेडियस है वो क्या मान ली मैंने, r, कैपिटल R इसकी रेडियस है सिलेंडर की, कैपिटल R। इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, अब कोई भी जो सिलेंड्रिकल वायर है इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ना वो कहाँ हो रहा है, इसके अंदर, मतलब जो करंट है, करंट डेंसिटी दी हुई है हमें, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी J, करंट डेंसिटी J, ठीक है, मतलब इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है और जो करंट है वो I मान सकता हूं मैं, I करंट मान लिया, इसके अंदर पूरे में से I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कंडीशन बन सकती है, एक तो ये कि यहाँ पर कोई पॉइंट है एक बार और उस पॉइंट पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड। एक ऐसे हो सकता है कि यहाँ पर कोई पॉइंट हो और उस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना हो। तो फर्स्ट केस लेते हैं हम
पहला केस क्या है कि बाहर लें हम, मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट P ले लिया, ठीक है, उसकी यहाँ से जो डिस्टेंस है ना वो मैंने S ले ली, या फिर स्मॉल r मान लो, स्मॉल r, ठीक है। तो जो फर्स्ट केस है ना वो क्या है, इफ जो स्मॉल r है वो ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब ये जो स्मॉल r है वो इस r से ज़्यादा है, मतलब पॉइंट P है ना वो बाहर है इस सिलेंडर से, तब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इसके कारण। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम, एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या है, B डॉट dl इक्वल टू म्यू नोट I इनक्लोज्ड, ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहले हमें मानना होगा एम्पियर लूप, यानी एम्पियर लूप कैसा लेंगे, तो एम्पियर लूप होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। एम्पियर लूप लिया हमने, सर्कुलर पाथ ले लिया एक, जिसकी जो रेडियस है वो कितनी है r। अब इसके कारण इस यहाँ पर बात करें, सबसे पहले एक अल्पांश ले लेंगे यहाँ पर dl, ठीक है, dl अल्पांश ले लिया। अब अगर करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है तो अगर मैं इस वायर को ऐसे पकड़ूंगा तो अंगुलियों को कर्ल करने पर यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन किधर आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है। मतलब जो हमने सर्कुलर लूप लिया है उसके टेंजेंट की, तो मतलब उसकी स्पर्श रेखा आ रही है किसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की। और जो हमने डीएल अल्पांश लिया है वो भी तो उसकी स्पर्श रेखा है, मतलब दोनों के बीच में एंगल यहाँ पर भी कितना है, 0 डिग्री है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा B डॉट dl इक्वल टू म्यू नोट I इनक्लोज्ड। सबसे पहले B और dl के बीच में एंगल 0 डिग्री, तो इसको लिखेंगे B वेक्टर का मापांक dl का मापांक कोस थीटा। कोस थीटा कितना हो जाएगा, कोस 0 की वैल्यू 1, तो इसको ऐसे लिख देंगे B इसका मापांक dl, ठीक है। और B है ना ये ऐसे हो जाएगा इक्वल टू म्यू नोट इनटू करंट I। इसके अंदर से टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, यदि मैंने लूप ये लिया है सर्कुलर लूप, तो करंट तो टोटल यही हुआ ना I, तो इसको मैंने I लिख दिया। अब यहाँ से जो B है वो तो कांस्टेंट है, ठीक है, dl इक्वल टू म्यू नोट I। अब यहाँ से B की वैल्यू फाइंड आउट करो, B इक्वल टू, हाँ इससे पहले जो dl क्या हुआ, dl का इंटीग्रेशन क्या हुआ, तो dl मैंने एक छोटा सा अल्पांश लिया है, यदि टोटल करूंगा मैं इसको तो ये एक सर्कुलर लूप है, इसकी परिधि हो गई टोटल, तो ये कितना हो जाएगा b इंटू 2 पाई r, 2 पाई r इक्वल टू म्यू नोट I। तो यहां से b क्या आ गया, b हमें प्राप्त हुआ b इक्वल टू 2 पाई r से डिवाइड कर दें म्यू नोट I डिवाइड बाई 2 पाई r। ये हो गया इस वायर के कारण r ग्रेटर देन कैपिटल R पर मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। अब दूसरा केस क्या लें, हाँ यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो dl लिया है ना हमने, ये एम्पियर जो लूप लिया है उस पर dl है, तो जब इसका टोटल परिधि निकालेंगे तो 2 पाई r करेंगे, तो वो रेडियस ये स्मॉल r है ना ये लेनी है, इस एम्पियर पथ की जो एम्पियर लूप है उसकी रेडियस आएगी यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरा केस हम इसके अंदर लेते हैं कि ये जो पॉइंट लिया ना हमने P पॉइंट, यदि ये इसके अंदर ही हो कहीं पर, जैसे मान लो मैंने क्या, ये वायर था हमारे पास, ठीक है, इसकी रेडियस थी कैपिटल R, ये इसकी अक्ष थी, इनफाइनाइट लेंथ है, ये पॉइंट P मैंने यहाँ पर ही ले लिया, ठीक। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, वो सबसे पहले सर्कुलर लूप मान लो, एक एम्पियर नियम मतलब एम्पियर लूप मान लो सबसे पहले, ठीक है, मान लिया। अब इस पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, dl ले लिया, इस पॉइंट P पर dl और B की डायरेक्शन सेम होगी, हमेशा सेम डायरेक्शन में चलेंगे dl और bl, तो लगा दो बस रूल, क्या हो जाएगा सेकंड केस के लिए, इफ जो स्मॉल r है वो लेस देन है कैपिटल R, B डॉट dl
इक्वल टू म्यू नोट समेसन आई, ठीक है। बी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डी एल कोस थीटा, थीटा कितना 0, कोस 0 की वैल्यू 1, मतलब इसको ऐसे लिख दिया मैंने, इक्वल टू म्यू नोट। अब जो समेसन आई है वो कितना आएगा वो देखें। तो देखो ये जो वायर है जिसकी रेडियस आर है, ये वायर है पूरा, इसकी रेडियस कितनी है आर है, इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है आई करंट फ्लो हो रहा है इसमें से। अब हमें तो करंट वो ही चाहिए जो एम्पियर, जो लूप लिया हमने एम्पियर लूप, उसके अंदर का करंट ही चाहिए केवल। तो इसका जो टोटल एरिया है अंदर का कितना, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यानी जो सिलेंड्रिकल वायर है उसका जो टोटल एरिया है जिसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, पाई आर स्क्वायर, उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब यदि हम एकांक यूनिट एरिया की बात करें तो उसमें से कितना करंट फ्लो होगा आई डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर। अब हमें कौन से एरिया से फ्लो होने वाला करंट चाहिए, इस एरिया से, मतलब इस सर्कुलर लूप के अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो चाहिए। तो वो कैसे होगा, इसका एरिया कितना है, हमें चाहिए पाई स्मॉल आर स्क्वायर से, तो हो जाएगा आई डिवाइड बाई कैपिटल पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम करंट लिख सकते हैं, ये हमारा आ गया समेसन आई, समेसन आई आ गया। अब इसमें जो समेसन आई है मतलब इस जो एम्पियर लूप है इसके अंदर से करंट कितना फ्लो हो रहा है, वो करंट आ गया हमारे पास कितना, समेसन आई इक्वल टू आई डिवाइड बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कि इसके जो एरिया है उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो समेसन आई की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा ये आ जाएगा बी इंटू, अब डीएल की बात करें, डीएल क्या है, डीएल मैंने यहां पर अल्पांश लिया एक, अब डीएल 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 मल्टीप्लाई करेंगे टोटल तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर, इसकी परिधि हो गई, तो हो गया 2 पाई स्मॉल आर इक्वल टू म्यू नोट इंटू समेसन आई, समेसन आई की वैल्यू यहां से पुट करो कितनी आएगी, इसको इधर लिखता हूं थोड़ा, यह आ गया बी इंटू 2 पाई स्मॉल आर इक्वल टू म्यू नोट समेसन आई, बी इंटू 2 पाई आर म्यू नोट, समेसन आई की वैल्यू कितनी है कैपिटल आई। अब यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पाई से डिवाइड कर दो, बी इक्वल टू कितना आ गया म्यू नोट आई स्मॉल आर डिवाइड बाई 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इन, और ये था आउटसाइड, जो सिलेंड्रिकल वायर लिया था उसके आउटसाइड किसी बाहर के पॉइंट पर तो मैग्नेटिक फील्ड था ये, और अंदर के पॉइंट पर कितना है बी इन म्यू नोट आई स्मॉल आर डिवाइड बाई 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अब यदि मैं इस पॉइंट को इसी सरफेस पर ले आऊं, यानी जो तीसरा केस यदि हम देखना चाहें, केस थर्ड, यानी स्मॉल आर को कैपिटल आर के इक्वल कर दें, तो क्या होगा, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो जो स्मॉल आर है उसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, इस फॉर्मूला में स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा कैपिटल आर, तो ये हो गया बी ऑन द वायर इक्वल टू म्यू नोट आई डिवाइड बाई 2 पाई कैपिटल आर। तो ये तीनों केस हो गए, मैग्नेटिक फील्ड कोई भी एक सीधा लंबा धारावाही चालक तार है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके तीनों केस हो गए कि जो सिलेंड्रिकल वायर है उसके बाहर के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा या उसके अंदर के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वो कैसे निकालते हैं वो हमने निकाल लिया। एक उसकी जो सरफेस है उस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा कैसे निकालेंगे, ये तीनों केस हमने इसके अंदर डिस्कस कर लिए।
अगला यदि हम इसके अंदर देखें, जैसे तीन हो गए, बी इन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कितना है म्यू नॉट आई स्मॉल आर डिवाइड बाई 2 पाई आर स्क्वायर, सरफेस पर कितना है म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, और आउटसाइड कितना म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई स्मॉल आर। अब इस फर्स्ट से देखें हम तो क्या फर्स्ट से क्या पता चल रहा है हमें कि जो बी इन है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है आर के, यानी कि यहाँ पर म्यू नॉट कॉन्स्टेंट, आई कॉन्स्टेंट, ये भी कांस्टेंट किसके समानुपाती है आर के समानुपाती है। यहां से हम देखें तो जो बी एस है वो किसके समानुपाती, ये कांस्टेंट है समानुपाती नहीं है यहां पर, ठीक है। ये अगर हम आउटसाइड देखें बी आउट तो ये व्युत्क्रमानुपाती है 1/r के। अगर अब हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो वो कैसे बनेगा, जैसे ये ले लिया मैंने, इधर तो r ले लिया डिस्टेंस है, इधर मैंने ले लिया b। तो इसके सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं r की वैल्यू 0 से। तो r है ना जो मैग्नेटिक फील्ड है r बराबर यहां से स्टार्ट करेंगे तो यहां पर तो 0, जैसे जैसे आगे जाएंगे हम तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R तक जो मैग्नेटिक फील्ड b है, यानी इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो R के समानुपाती है। मतलब यहां कहीं कैपिटल R होगा, स्मॉल r की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, तो जैसे जैसे स्मॉल r की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगी वैसे वैसे जो बी इन है मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर वो क्या होगा बढ़ेगा, और समानुपाती मतलब एक स्ट्रेट लाइन के रूप में बढ़ेंगे, ऐसे यहां से ऐसे बढ़ गया, ठीक है। ये हुआ बी इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। अब जैसे ही स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा ना इस सरफेस पर, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी एस म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई r, यानी जो ये पॉइंट है ना यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है बी सरफेस के मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल। अब जैसे ही और हम r की वैल्यू बढ़ाएंगे, मतलब जो ये वायर था सिलेंड्रिकल वायर इसके बाहर चले गए हम, तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो r की व्युत्क्रमानुपाती है। तो आगे ग्राफ कैसा होगा इसका, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ है तो ये हो गया, यहां पर जो बी आउटसाइड है वो व्युत्क्रमानुपाती है r के। तो ये इसका ग्राफ हो गया। ये भी हमको ध्यान में रखना है कि अंदर बाहर और सरफेस पर किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है।